स्टडी का काम शुरू कर रखा हो। नमस्कार, नव शिखर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम दृष्टि बाधा से संबंधित है, जिसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। आज दृष्टि बाधा से संबंधित प्रोग्राम में जो चर्चा हम करेंगे उसके लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर RBL सोनी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर सोनी ने अपना जो स्पेशल एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग किया है, और वो उन्होंने, मैं आपको सभी दर्शकों को बता दूं कि पार्किंसन स्कूल फॉर द ब्लाइंड USA से किया। तत्पश्चात MAd उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पूर्ण करी। डॉक्टर सोनी के अनेक प्रतिष्ठित जर्नलों में समय समय पर आर्टिकल छपते रहते हैं। इसी के साथ उनकी 3 पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी हैं। वर्तमान में प्रोफेसर सोनी NCERT दिल्ली में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। ऐसा तो आप सुन ही रहे हैं हमारे मुंह से। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है दृष्टि बाधा से संबंधित। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। इस विषय पर यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहें तो हमारे साथ डॉक्टर सोनी हैं, जो आपके प्रश्नों का सीधे तौर पर जवाब देंगे। इसी बात के मद्देनज़र हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है, कृपया उसे ज़रूर नोट कर लें। हमारा नंबर है 1800-11-2008 और एक दूसरा नंबर है हमारा 265-11-6131। आप चाहें तो हमें अपने प्रश्न फैक्स भी कर सकते हैं। चर्चा के दौरान हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। तो आइए दोस्तों, हम इस विषय पर प्रोफेसर सोनी से चर्चा अपनी आरंभ करते हैं। डॉक्टर सोनी, सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि दृष्टि बाधा का सही मायनों में क्या अर्थ है, या इसको किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे? दृष्टि बाधा मतलब दृष्टि में जब किसी भी तरह की रुकावट आ जाए जी, जिसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के कार्यक्रमों पर पड़ने लगे जी, तो हम उसे दृष्टि बाधा कह सकते हैं। जी, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दृष्टि बाधा है उसका नेचर क्या है, परमानेंट है जी, या कि टेम्परेरीली हुआ है। जी, तो जो एक टर्म यूज़ करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, जी, उसको अगर हम विस्तृत रूप में बात करें तो उसका मतलब है कि दृष्टि में किसी तरह की कमी आ गई है या बाधा आ गई है, उसको हम कहेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, लेकिन कुछ इम्पेयरमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम उपकरणों की सहायता से दूर कर सकते हैं। जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर दृष्टि क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम चश्मा के द्वारा उसको दूर कर लेते हैं। जी, या मान लीजिए मोतियाबिंद हो गया है और उसमें ऑपरेशन करने के बाद उसका हम पूरी तरह से करेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह का जो इम्पेयरमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम विजुअली इम्पेयर्ड नहीं कहेंगे। जी, विजुअली इम्पेयर्ड तब कहेंगे जब ये सारे संभावित उपायों के बाद भी दृष्टि जो मिनिमम लेवल है, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, उसके लेवल तक अगर नहीं आती है जी, तब हम कहेंगे कि वह व्यक्ति दृष्टि बाधित है। जी, अब इसकी डेफिनेशन जो है, टेक्निकल डेफिनेशन, जी, वो अलग अलग तरह से की गई है। लेकिन जो मान्य डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जी, उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि, जिसको हम कहते हैं विजुअल एक्विटी, जी, सेंट्रल विजुअल एक्विटी 20/200 फीट या 6/60 मीटर या इससे कम हो तो वह व्यक्ति विजुअली इम्पेयर्ड कहलाएगा। जी, अब 20/200 का मतलब क्या है? जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए होंगे इस फील्ड में वो इस टेक्निकल डेफिनेशन नहीं समझेंगे। जी, तो 20/200 फीट का मतलब है कि जहां एक आम व्यक्ति किसी वस्तु को क्लियरली 200 फीट की दूरी से देख सकता है, यदि उसी वस्तु को देखने के लिए इस व्यक्ति को, जिसकी दृष्टि कम हो गई है, 20 फीट नज़दीक तक या इससे और पास तक जाना पड़े, जी,
तो हम ये कहेंगे कि 20/200 या उससे लेस है उसकी दृष्टि। जी। अगर हम ये 20/200 फीट को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 200 फीट का 60 मीटर और 20 फीट का लगभग 6 मीटर। तो ये एक कंडीशन है। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी कंडीशन भी है जो कि विजुअल फील्ड से रिलेटेड है। जी। मतलब जो हमारी पेरिफेरल विजन जिसको कहते हैं या फील्ड ऑफ विजन कहते हैं, अगर उसका फील्ड इतना कम हो जाए कि वो 20 डिग्री या उससे कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे विजुअली हैंडीकैप्ड या विजुअली इम्पेयर्ड। लेकिन एक तीसरी कंडीशन में भी विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की बिल्कुल साइट ना हो। तो 3 कंडीशंस हो गई। एक तो टोटल लॉस ऑफ विजन, जो बिल्कुल नहीं देख सकता। दूसरा विजुअल एक्विटी 20/200 फीट या 6/60 मीटर्स या इससे कम। और तीसरी कंडीशन जो है वो है फील्ड ऑफ विजन जो कि 20 डिग्री एंगल या उससे कम हो। अब इन तीनों में भी ये है कि टोटल लॉस ऑफ विजन तो क्लियर है जी। लेकिन ये जो 2 कंडीशंस हैं 6/60 विजुअल एक्विटी या जो फील्ड ऑफ विजन है 20 डिग्री एंगल या उससे कम हो, इनमें से अगर एक भी कंडीशन है आदमी की, दोनों भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक हो तब भी व्यक्ति विजुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो ये हो गई कुल मिला के डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन टर्म्स को लीगल डेफिनेशन, हाँ लीगल डेफिनेशन जिसे हम कानूनी या संवैधानिक रूप से हम मान्य है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जी। अब डॉक्टर सोनी, जैसे अब बाधा तो उत्पन्न हो ही गई, बाधा है तो उसका प्रभाव भी जरूर होगा। प्रभाव ज्यादा तो नकारात्मक ही माना जा रहा है, माना जाता भी है और होता भी है हमारे समझ से। तो अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं या जो प्रभाव हैं उनके बारे में हम जरा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा 2-3 टर्म और, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, जी, टीचर ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग है उनको क्लियर हो जाए। इसमें 2 टर्म बहुत यूज हो रहे हैं। एक है लीगली ब्लाइंड जी, और दूसरा है लो विजन। लीगली ब्लाइंड का क्या मतलब है? लीगली ब्लाइंड का मतलब है कि यद्यपि कि उसकी हो सकता है दृष्टि बाकी कार्यों के लिए करने के लिए ठीक है, लेकिन लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से अगर उसकी 20/200 है या फील्ड ऑफ विजन 20 डिग्री या उससे थोड़ा कम है जी, तो इसका लीगली ब्लाइंड का मतलब है कि जो फैसिलिटीज ब्लाइंड के लिए अवेलेबल हैं जी, वो उसको मिल जाएंगे। अच्छा, जो सुविधाएं हैं वो उसको ले सकता है क्योंकि वो लीगली ब्लाइंड की कैटेगरी में आता है। ब्लाइंड की कैटेगरी में है। तो ये जो डेफिनेशन बताई 20/200 वो उसी को अप्लाई करते हुए इसको लीगली ब्लाइंड कहा गया। हालांकि इस कंडीशन में उसको काफी कुछ काम करने में आसानी रहती है, जैसे चलना फिरना इतना दिक्कत नहीं रहती है। हालांकि ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो लीगली ब्लाइंड है क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। इसके बाद आता है लो विजन। लो विजन डिफाइन किया गया है जिसमें अगर व्यक्ति की जो विजुअल फंक्शनिंग है वो इतने हद तक प्रभावित हो जाए कि वो ठीक तरह से अपना काम जो बिना किसी उपकरण के ना कर पाए। और उसकी डेफिनेशन दी है 6/18 मीटर। लाइट परसेप्शन जो है उसका 6/18 है। इसका मतलब है कि जो लाइट परसेप्शन 18 मीटर दूर से हो सकता है वो 6 मीटर दूर से होता है। तो इस कंडीशन में ये लो विजन तब कहा जाएगा जब सारे उपाय आजमा लिए गए, हाँ ले लिए गए, सर्जरी हो गई, ग्लासेस दे दी गई, इसके बाद भी उसकी दृष्टि में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद मतलब ये दोनों मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे, लीगली ब्लाइंड और लो विजन। अब इसके बाद जो एक और कंफ्यूजन हो रहा है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में हो रहा है। जी बिल्कुल। आदमी ये सोचता है मैं ब्लाइंड कहूँ या विजुअली इम्पेयर्ड कहूँ या विजुअली डिसेबल्ड कहूँ या विजुअली हैंडीकैप्ड कहूँ या विजुअली चैलेंज्ड कहूँ।
इन जनरल ये टर्मिनोलॉजी सिनोनिमस है, मतलब एक ही अर्थ में यूज की जाती है। लेकिन वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यूनाइटेड नेशंस का जो निकला था, उसमें तीनों टर्म में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर किया गया है। जी बिल्कुल। उस अंतर को हमने कोशिश की है कि लॉजिकल सीक्वेंस में हम रखें कि इम्पेयरमेंट कब है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप क्या है और किसका कितना इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ रहा है। तो इम्पेयरमेंट जो मैंने पहले बताया आपको जी। कि एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी इन द फिजिकल और एनाटॉमिकल जो लॉस है, ये हमारी आई में हो या किसी और ऑर्गन में हो, तो इसको हम कहेंगे इम्पेयरमेंट। मतलब लॉस है या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है। अब अगर इम्पेयरमेंट हो गया तो डिफिकल्टी तो आएगी ही। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर से अगर वो करेक्टिव मेजर्स के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहे तो डिफिकल्टी है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने इसको लॉजिकल सीक्वेंस में समझाने की कोशिश की है कि अगर इम्पेयरमेंट हो गया तो आप वो काम उतने इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं जो कि आपके विजन पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो मतलब वो डिसेबिलिटी हो गई। डिसेबिलिटी इसलिए हो गई कि एबिलिटी जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने की कम हो गई या खत्म हो गई इम्पेयरमेंट के कारण। तो आ गई डिसेबिलिटी, मतलब इम्पेयरमेंट अयोग्य हो गया, उसको करने के अयोग्य हो गया। इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। अब जब डिसेबिलिटी हो गई, भले ही हमने उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए और कुछ हद तक काम कर पा रहे हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए हमको। और वो डिसएडवांटेज जो हैं उसको हमने कहा हैंडीकैप। यानी डिसेबिलिटी के कारण उस व्यक्ति को जो डिसएडवांटेजेस हो गए वो हो गई हैंडीकैप। तो हैंडीकैप जो है एक रिजल्टेंट कंडीशन है जो कि डिसेबिलिटी के कारण आई है, और डिसेबिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट के कारण आई है। तो इस तरह से इन तीनों में एक रिलेशनशिप स्थापित हो गई। इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी लीड्स टू हैंडीकैप। अब जो एक चौथा टर्म है विजुअली चैलेंज्ड, उसके बारे में कुछ यूएन डॉक्यूमेंट में तो नहीं कहा गया था, लेकिन ये लेट टर्म आया है। कुछ तो कोशिश ये होती है कि भाई जो एक स्टीरियोटाइप वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनसे हटकर किया जाए, पर यहाँ पर एक चैलेंज है। विजुअली चैलेंज का मतलब कि विजन ने एक चैलेंज पेश किया है व्यक्ति के लिए, उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं। तो इन शॉर्ट इन टर्म्स में से सभी का यूज होता है। कोई विजुअली चैलेंज्ड करता है, कोई विजुअली हैंडीकैप करता है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड करता है, कोई विजुअली डिसेबल्ड करता है। मीनिंग वही है, लेकिन एकेडमिक्स के लिए अंतर करना जरूरी है कि इसमें अंतर क्या है। बिल्कुल जी। दोस्तों, जो जितने भी हमारे टीचर ट्रेनीज हैं उनको मैं एक बारी थोड़ा सा रिमाइंड कराना थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज जो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस या जो अंतर हमें पता चला, जो डॉक्टर RBL सोनी ने हमें बताया, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड जो आजकल चलन में है चैलेंज, इन चारों में जो उन्होंने हमें अंतर बताया वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आप जो हैं टीचर ट्रेनीज भाई बहन हमारे जो दोस्त हैं, इनको शैक्षिक रूप से ये मालूम होना चाहिए कि इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और इसको किस तरीके से यूज करा जा रहा है और अब लेटेस्ट में क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत अब आजकल जैसे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, जर्नल्स में, बुक्स में भी हम चैलेंज वर्ड को बहुत पढ़ रहे हैं, तो कहीं आप पेशो पेश में पड़ जाएं कि आखिर ये है क्या। तो कहने का अर्थ ये है कि है ये इंटर रिलेटेड ही है, कहीं पे भी यूज हो सकता है, लेकिन माइन्यूट जो डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर सोनी, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही जी। इसी के साथ डॉक्टर सोनी, ये हमने बात करी थी जो इम्प्लीकेशंस या जो प्रभाव हैं, तो ये तो कई प्रकार के पड़ते हैं, क्योंकि बाधा हो गई है तो प्रभाव तो उत्पन्न होना लाजमी सी बात है। तो अब इन प्रभावों की चर्चा हम करेंगे और आप ये भी बताइएगा कि किस प्रकार के प्रभाव हैं। जी। अब विजुअल हैंडीकैप कहिए या डिसेबिलिटी कहिए, उसके कुछ तो इफेक्ट होंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी तो जो एक आम आदमी जिस तरह से करता है फंक्शंस, उसमें कुछ एडजस्टमेंट या कुछ मतलब उसको एडेप्टेशंस तो करने पड़े।
तो अब हम आते हैं कि प्रभाव इसके क्या हुए, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जी। अब विजुअल इम्पेयरमेंट के इम्प्लीकेशंस कुछ हम लोग जानते हैं, भले हम उनका नाम ना दे पाए लेकिन सभी जानते हैं। बिल्कुल। कि जो पहला इम्प्लीकेशन है, हमने मतलब एक तो लॉनफेल्ड ने 3, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉनफेल्ड ने 3 बेसिक इम्प्लीकेशंस बताए हैं। एक तो बताया है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति में। दूसरा बताया उन्होंने सोशियो साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, और तीसरा बताया है मोबिलिटी में। पर इनके अलावा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं जी। और प्योरली सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं, जिनको हम इनके अंदर रख करके डिस्कस करेंगे। जी। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आपको मालूम है बच्चा बचपन से ही चीज़ों को देख करके आकृष्ट होता है, उनको लेने के लिए वो खिसक करके उनके पास पहुंचना चाहता है या वॉक करके। तो ये जो नॉलेज वो गेन कर रहा है विजुअल सेंस के थ्रू, अगर बचपन से बच्चा विजुअली हैंडीकैप है या विजुअली चैलेंज्ड है तो वो इस चीज से वंचित रह जाता है। जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं अनुकरण करके सीखना या इमिटेटिव लर्निंग। जी बिल्कुल, उससे वंचित रह जाता है। बाद की स्थिति में भी जब बच्चा बड़ा होता है तो जो विजुअल नॉलेज है उससे वंचित रह जाता है, जब तक कि उसको सब्स्टिट्यूट्स ना दिए जाएं कि टेक्टाइल फॉर्म में वो नॉलेज दी जाए या वर्बली दी जाए। तो इस कारण वो नॉलेज के एक्विजिशन में पिछड़ जाता है अगर उसको पर्याप्त अवसर ना दिए जाएं। तो इसका जो मेन इफेक्ट है, जैसे एक जगह लिखा है कि अगर व्यक्ति दोनों आंखों से नहीं देख सकता है तो वो 85% उसकी पर्सनैलिटी जो है अफेक्ट होती है। अब इससे हम लोग एग्री करें ना करें वो डिपेंड करता है कई इश्यूज पर, उसको कितनी अपॉर्चुनिटी दी गई हैं, उसने कितना खुद प्रयास किया है, उसके आसपास के लोगों ने कितना कोऑपरेट किया है। पर जो लिखा है वो ये है कि 85% ऑफ द पर्सनैलिटी में जो प्रॉब्लम आती हैं वो टोटल लॉस ऑफ विजन में जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज उसका नहीं हो रहा है वो उसके कारण है। ये तो मतलब बुक्स में लिखा है। हम लोगों में से कई लोग कहेंगे नहीं ये परसेंटेज इतना नहीं हो सकता है, तो कम ज्यादा हो सकता है, पर मतलब कहने का मतलब कि ये मेजर एक्विजिशन का चैनल है जिससे हम नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। इसमें अपने टीचर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट होल का है, मतलब कि कोई भी चीज पूर्णता में जो हम देखते हैं, कोई मान लीजिए हाथी है या बहुत बड़ी मूर्ति है, तो विजन से तो हम उसको परफेक्ट रूप पूर्ण रूप में देख लेते हैं। लेकिन जब हम टेक्चुअली देखेंगे तो उसके एक पार्ट में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा नॉलेज का, नॉलेज एक्विजिशन का विजुअली हैंडीकैप्ड के केस में, ये पार्ट टू होल होगा। जी बिल्कुल, भाग टुकड़ों में होगा है। जबकि विजन जो है वो कम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है। तो ये लिमिटेशन तो है, बिल्कुल, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। परसेंट के बारे में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में दिक्कत है। दूसरा हम आ जाते हैं रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो विभिन्न प्रकार के अनुभव हमको प्राप्त होते हैं देख करके, उसमें भी लिमिटेशंस आ जाती है जी। क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंस है विजुअली हैंडीकैप्ड की, या तो सुनने पर होगी या कुछ अनुभव जो सुने हुए हैं उसके बेसिस पे होगी, या टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस पर होगी। तो वो जो विजुअल एक्सपीरियंसेस कई तरह के जो होते हैं जो हम नहीं देख पाते, तो उसमें भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर हमारे मोबिलिटी में प्रॉब्लम, मोबिलिटी में ठीक है, ट्रेनिंग के बाद स्टिक लेकर के हम चले जाते हैं, लेकिन अननोन जगह पर हम एक्यूरेटली लोकेट करें किसी पर्टिकुलर प्लेस को, उसमें भी दिक्कत है जी। मतलब जो फैक्चुअल चीजें हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये हमारी ये इम्प्लीकेशंस हैं जी। फिर साइको सोशल इम्प्लीकेशंस में अगर हम आ जाएं तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस आपको मान लीजिए कहीं पहुंचना है इमीडिएटली, अब आपको
कोई हेल्प नहीं मिल रही है, या आप पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच गए हैं लेकिन आपको प्लेस लोकेट करना है, मिल नहीं रहा। उसका मेन रीजन है कि आप देख नहीं पा रहे। हो सकता है बिल्डिंग आपके पास ही हो लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। उस समय इमोशनल एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट होता है। उस समय आदमी को ये महसूस होने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। या वो जा रहा है और रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको चोट लग गई, तो वैसे चाहे वो ना महसूस करे लेकिन उस टाइम पर उसको एक बार को ये लगने लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को ये हुआ। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहा है। फिर घर में ट्रीटमेंट उसका कैसा है, बच्चे उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके टीचर्स, उसके मित्र उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इससे भी उसकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर नेगेटिव एटीट्यूड हर जगह मिलेगा तो उसके इमोशनली वो हर्ट होगा, उसके डेवलपमेंट में भी इफेक्ट आएगा, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी इफेक्ट आएगा, उसकी सेल्फ एस्टीम प्रभावित होगी। तो ये कई चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं पारिवारिक और सामाजिक स्थिति पर। तो हमको मतलब ये भी देखना है कि किसी की भी प्रॉब्लम हो, इवन आम आदमी की अगर हम बात करें, अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, गॉड ने जैसा भी बनाया, भगवान ने जैसा भी बनाया है, या मान लो कोई काला है और उसको लोग अगर थोड़ा वैसे देखेंगे तो इमोशनली वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह से विजुअली हैंडीकैप पर्सन के साथ अगर इस तरह का होता है, नेगेटिव एटीट्यूड अगर होता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती हैं, उसको निगलेक्ट किया जाता है, तो इसका इफेक्ट भी उसके इमोशनल पार्ट पर आता है। वो ठीक है क्योंकि समाज में जब रहते हैं सभी लोग तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है, सबको सभी तरह के लोगों से अपने आप को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, पर इफेक्ट होगा जी। ये विजुअल इम्पेयरमेंट का इफेक्ट माना जाएगा, भले उसको जो सामाजिक रूप से जो लोगों की जानकारी कम हो उसके कारण ही क्यों ना हो, पर लेकिन प्रभाव तो प्रभाव पड़ेगा और उसको वो मानता है कि भाई ये विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण से ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और दो और रक्सोनी आपने भी बोला, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल। सोशियो साइकोलॉजिकल तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन एजुकेशनल, अब एजुकेशनल उसमें भी हमको मतलब अगर बच्चे को, जो बच्चा देख नहीं सकता है, उसको अगर हमने टेक्टाइल एक्सपीरियंसेस नहीं दिए, उसको हमने वर्बल एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दिया, उसको जो दूसरे तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, मान लीजिए अगर टूर कहीं करने ले जाते हैं बच्चों को, वहाँ का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो उसकी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं। तो हमको जब बच्चों को, हालांकि इसमें करिकुलम एडेप्टेशन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करना पड़ेगा, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर टीचर को प्रॉपर जानकारी नहीं है तो वो फुल जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए विजुअली चैलेंज्ड बच्चे को, वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये सोचें कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम कैसे प्रोवाइड करें, जिसमें सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और मॉडिफाइड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जहाँ पॉसिबल है, क्योंकि कई जगह पॉसिबल नहीं है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दें और जहाँ तक संभव हो रियल एक्सपीरियंसेस दें, वास्तविक चीज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको डॉग का एक्सपीरियंस देना है, कुत्ता है, अब खिलौना कुत्ता दिखाएं उससे अच्छा है हम उसको अगर रियल डॉग दिखा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल डॉग जो पालतू होते हैं वो बड़े एडजस्टेबल होते हैं, उनका दिया जा सकता है, लेकिन कहीं सब्स्टिट्यूट देना जरूरी है। जैसे अब शेर हमको दिखाना है, अब रियल शेर तो दिखा नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पे फिर हमको कुछ उसका रेप्लिका या कुछ उस तरह से दिखाना पड़ेगा, मॉडल के साथ, मॉडल के साथ, या
जहाँ तक हो जी। सके कंक्रीट, जहाँ तक संभव है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस देना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर सोनी ने बहुत अच्छी बात अभी बताई कि जो लिमिटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, यानी जो अनुभव प्राप्त करने की सीमाएं हैं, उससे तो हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चे को निजात दिला सकते हैं। जो हम मूर्त रूप में दिखा सकते हैं, जिसे कंक्रीट कहते हैं, या जो वास्तविक रूप से हम दिखा सकते हैं, वो वास्तविक रूप में दिखाया जाए। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, कुत्ते का दिखाना है, कुत्ते का अनुभव देना है, या टच करवा के या उसकी आवाज सुनवा के वो हम रियल दिखा सकते हैं, बजाय उसका कोई मॉडल दिखाने के, उसका कोई नमूना दिखाने के। जी डॉक्टर सोनी जी, यही बात हुई थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूँ इसमें, जैसे गाय है एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल गाय कब दिया। अब एक ट्रेंड ये चला है कि टीचिंग एड्स हमको करनी है तो उसमें हर चीज का हम मॉडल बनाते पर मॉडल बनाइए, लेकिन मॉडल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रियल एक्सपीरियंसेस देना है। ये टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो है। नहीं तो उसको कई बार मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ मॉडल्स दिखाते रहेंगे तो डिस्टिंग्विश करना, उसको डिफरेंशिएट करना कई बार को उसमें दिक्कत होती कि एक्चुअली मॉडल है किसका। बिल्कुल। और दोस्तों एक बात जो और बहुत खूबसूरत निकल के आई वो ये थी कि एक तो वास्तविक स्थिति से उन्हें परिचय कराएं, और एक ये थी कि आप कहीं कोई भी स्थान है, जैसे मोबिलिटी की जो सीमा थी, या किसी स्थान के बारे में बताना है तो उसको मौखिक वर्णन अवश्य दें। कहीं भी ले जा रहे हैं, कहीं भी ला रहे हैं, और मौखिक वर्णन के साथ साथ उसको जो भी कुछ लैंडमार्क्स जैसे होते हैं, हाँ। कि जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आता है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से पहले, अगर उसका हम बताते हैं कि हमको अगर इस बिल्डिंग में पहुंचना है तो उससे पहले ये स्पीड ब्रेकर आएगा, एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, तो इससे भी बहुत कुछ उसको लोकेट करने में आसानी हो जाती है। तो लैंडमार्क्स, जैसे मान लीजिए पेड़ है, अगर खुशबू वाले फूलों का पेड़ है तो उसको सभी सेंसेस का इस्तेमाल करना है विजुअली हैंडीकैप्ड को, मल्टी सेंसरी अप्रोच। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त अच्छा डॉक्टर सोनी, अब हमने जैसे लीगल डेफिनेशन की बात करी और हमने उसके प्रभावों की भी बात करी, उनको तो हम जारी रखेंगे क्योंकि चर्चा के दौरान वो तो आते ही रहेंगे और उदाहरण भी मिलते ही रहते हैं बीच बीच में। अब हम ये एक बात को, एक इस विषय को टच करना चाहते हैं, या बहुत से मेरे टीचर ट्रेनिंग जो दोस्त हैं वो भी अक्सर हमसे पूछते हैं कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, या दूसरे शब्दों में कैरेक्टरिस्टिक भी कह लीजिए, उसके बारे में जरा सा हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पहचान जो है वो आवश्यक है। पहले हम हमारे जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं, अगर बच्चे की पहचान कर लें तो फिर आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है कि पहचान हो जाए बच्चे की दृष्टिबाधिता से संबंधित जो भी है। इसमें दो कंडीशन है जी। एक तो बच्चे की जो इम्पेयरमेंट है या हैंडीकैप है वो पहले से ही है जी, और जन्म से ही है, जन्म से भी हो सकती है या अर्ली एज में हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसमें उस स्थिति में तो बेसिक जो रोल है वो घर वालों का है या मेडिकल स्पेशलिस्ट का है जी। लेकिन टीचर्स जब स्कूल में जाते हैं, स्पेशल टीचर्स ही नहीं बल्कि ऑर्डिनरी टीचर्स भी, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो ये देख लें कि क्या कोई किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुछ एबनॉर्मल है जी। अब एबनॉर्मल उसकी आई भी हो सकती है या एबनॉर्मल उसका बिहेवियर भी हो सकता है। अच्छा, दोनों ही बातों का ध्यान, दोनों ही बातें। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो विजुअली हैंडीकैप है जी, या विजुअली डिसेबल्ड है, ये नहीं कहेंगे। और ये स्टेटमेंट देना भी ठीक नहीं है जब तक कि 100% कंफर्मेशन नहीं होता। तो टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल सिर्फ इतना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी बताएंगे अगर उनको वो देखता है तो ये सस्पेक्ट कर सकता है, उसे शक हो सकता है कि कहीं आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ उसका जो काम है वो है कि उसके पेरेंट्स को ये बताना है कि इसको आंखों के डॉक्टर को दिखा दो जी, आंखों की जांच करवा लो, बिल्कुल, जिससे कि अगर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए और बहुत दिनों तक रह करके उसके परमानेंट डैमेज ना करे। और अगर
उस तरह के नेचर है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है, सर्जरी के साथ करेक्शन हो सकता है, या कुछ ग्लासेस लगा करके, लेंस लगा करके, मतलब आपका रोल जो है वो ये है कि इस तरह की अगर चीजों को देखते हैं तो आप एडवाइस करें उनके पेरेंट्स को कि आंखों की जांच कराएं, वो भी स्पेशलिस्ट से जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल, जो आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं। जी। हेडेक आफ्टर क्लोज आई वर्क, आंखों का काम अगर वो ज्यादा देर तक करता है तो उसके बाद बच्चा सिर दर्द की शिकायत करता है। जैसे मान लो पढ़ा उसने जी। या ज्यादा देर तक ब्लैक बोर्ड को देखा, उसके बाद आंखों के दर्द की शिकायत, या वो ऐसी कुछ हरकतें करता है जिससे लगता है कि आंखों में उसके प्रॉब्लम है। और अगर ये रिपीटेड हो 1 2 दिन 4 दिन तो आप कह सकते हैं भाई हो सकता है आंखों में कोई वैसी प्रॉब्लम इसलिए है। लेकिन अगर ये रिपीटेड हो तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, शक कर सकते हैं कि इसकी आंखों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि वो दिखाए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेसिव ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अगर वो पलक कुछ जरूरत से ज्यादा मारता है, जो एक एवरेज आदमी पलक को जो झपकाता है अगर उससे बहुत ज्यादा हो, तब भी आप ये कह सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे से प्यार से पूछा जा सकता है क्या देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तुमको, क्या पढ़ने में दिक्कत होती है। आप बच्चे से अगर प्यार से वो करेंगे ना तो बच्चा बड़ी ईमानदारी से बताता है। तो आप अगर ऐसा होता है बच्चे से बात करें, आप ऑब्जर्व भी करें, बच्चा नहीं बता पाता ऑब्जर्व करें, और ऐसा है तो उसको पेरेंट्स को चिकित्सक को दिखाने के लिए कहें। चिकित्सक में भी जो आंखों का विशेषज्ञ है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है आस्किंग पीयर्स टू रीड ब्लैक बोर्ड। अगर बच्चा बार बार कोई चीज अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हो और अगर बच्चा बार बार ये कहता है कि यार पढ़ना जरा क्या लिखा है और ब्लैक बोर्ड पर जरा पढ़ो, तो इसका मतलब बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों में ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो ये भी एक साइन है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और टीचर की फिर ड्यूटी जो मैंने ऊपर बताई वही है। नेक्स्ट है होल्ड्स बुक क्लोज टू हिज हर आईज। अगर कोई भी लड़का या लड़की किताब को बहुत आंख के पास से पढ़ता है तो भी ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। मतलब उससे ये क्लियर नहीं कि आंख में प्रॉब्लम है ही। मान लो कई बच्चे बड़े आंख के पास रख के पढ़ते हैं, तो माँ बाप जनरली ये कहते हैं कि भाई इतना पास से क्यों पढ़ता है, थोड़ा दूर से पढ़। बिल्कुल। दूसरा, बुक्स की प्रिंट भी इस हिसाब से की जाती है कि छोटे बच्चे को कितने साइज की प्रिंट चाहिए, बड़े को कितना। तो अगर उस नॉर्मल स्थिति में अगर प्रॉब्लम महसूस हो रही बच्चे को तो आप स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कवर्स वन आई एंड टिल्ट्स द हेड फॉरवर्ड। एक आंख को बंद करके वो सिर आगे करके अगर पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये रिपीटेड हो रहा बार बार, इसका मतलब उसको कुछ आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। एक आंख में हो सकती है या एक आंख को करके शायद फोकस ठीक कर पा रहा है, ये डॉक्टर ही तय करेगा, लेकिन आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रब्स आईज एक्सेसिवली। आंखों को मलता है, बार बार मलता है, क्योंकि या तो उसकी इन्फेक्शन है, आंखों में खुजलाहट है, या फिर उसको देखने में तकलीफ हो रही है तो बार बार रब करके उसको आंखों को रगड़ करके देखने की कोशिश करता है। ये भी साइन है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमेशा हो सकती है। आप ये ना नतीजा निकालिए कि हो चुकी है, हो सकती है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइज ऑफ प्यूपिल्स। आंखों की जो पुतली है उसका कुछ एबनॉर्मल साइज हो, या तो जरूरत से ज्यादा बड़ी है या कुछ ज्यादा छोटी है। तो जब भी एबनॉर्मलिटी लगे तो उसका वो तो पता लगेगा, एक तो आंख में एबनॉर्मलिटी, उसको प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि वो आंखों को डॉक्टर को दिखाए। नेक्स्ट है स्मॉलर आईलिड्स, रेड रिम्ड आईलिड्स। या तो आंखों की जो पलकें हैं वो छोटी या लाल हों, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये साइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि इसको दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी सेंसिटिव टू लाइट।
कुछ बच्चे लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो देखते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको तकलीफ होती है लाइट की तरफ करने, वो भी एक साइन है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है स्क्विंट आइज, जो तिरछी होती हैं, जिसको हम अगर वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं भैंगापन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस में ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसको भी बहुत डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसल्स जो है लूज हो जाती हैं, ऑपरेशन करके काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत लेट कर दिया जाए तो फिर शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, इसलिए इसको भी सीरियसली लेना चाहिए जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटरी आइज, आंखों से पानी बहुत आता है। कभी कभी तो ठीक है कि कभी मान लीजिए कुछ कचरा पड़ गया आंख में, या मान लीजिए आपको थोड़ा आंखें आ जाना जिसको कहते हैं, तो उस तरह की स्थिति तो अलग है, पर ये अक्सर होता है अगर, तो इसका मतलब है कि आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है बम्प्स इनटू ऑब्जेक्ट्स व्हाइल वॉकिंग, अगर चलते हुए ठोकर खाता है या चीज़ों को देख नहीं पाता नीचे की, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि आंखों में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अक्सर ये तो बहुत ही कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि अक्सर हर क्लास में देखने में आते हैं, और टीचर ट्रेनिंग्स को इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इस बात को पहचान के कि बच्चे को आंखों में प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बच्चे के लिए जो बहुत बड़ी बाधा है उसको दूर कर सकते हैं। और सिर्फ करना इतना है कि उनके पेरेंट्स को और उनके जो घर में है उनको सूचित कर दें कि अपने बच्चे को इस डॉक्टर को, इस विशेषज्ञ को, आंखों के विशेषज्ञ को अवश्य दिखवा लें कि दृष्टि बाधा उत्पन्न ही ना हो, मतलब स्टार्ट हो तो वहीं रोक दें या उसका इलाज हो जाए, और अगर हो ही गई है तो फिर तो बाकी जो भी होगा वो तो प्रोसीजर होगा ही। जी अच्छा प्रोफेसर साहब, एक जो भी अब जैसे बच्चे को दृष्टि बाधा यदि आई गई है, तो एक हमारा बहुत सुनने में आता है, टॉपिक भी रहता है अक्सर कि अर्ली इंटरवेंशन, आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गया कि वो अर्ली इंटरवेंशन की जो बात है, जो पहचान के बाद जो हस्तक्षेप की बात है, जो मुद्दा उठता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कब करना चाहिए, कैसे होता है, किस क्षेत्र में बच्चे के जो टीचर ट्रेनिंग है उनके लिए तो शैक्षिक क्षेत्र जायज सी बात है, उसी में होगा, उसके बारे में जरा सा बताएं। इंटरवेंशन जितने जल्दी आपको पता लगे जी, जितने जल्दी आप पता लगाएंगे किसी भी बीमारी का, उतना ही प्रभावी इलाज संभव है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर है तो उसको आदमी को मतलब ठीक कर दिया जाएगा। तो इसमें जो अगर हम प्रभावी उपायों की बात अगर करें, इंटरवेंशंस की बात करें, तो जैसा कि मैंने साथ साथ ही बताया कि जितना जैसे ही टीचर को डाउट होता है कि कुछ हो सकता है, वो उसका काम है सबसे पहले कि वो उसके पेरेंट्स को कंसल्ट करके और उनको कहे कि चिकित्सक को दिखाएं। लेकिन इसके साथ जब वो चिकित्सा तो जो चलेगी ही, लेकिन टीचर क्या कर सकता है, मतलब किस तरह के एजुकेशनल इंटरवेंशंस दे सकता है जिससे कि बच्चे को जो डिफिकल्टी आ रही है क्लासरूम के अंदर वो ना आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम 1 महीने तक की आंख में दवाई डाल के और फिर आओ मेरे पास। अब इस पीरियड में बच्चा तो बैठेगा नहीं घर पर, वो क्लास में भी आएगा, क्योंकि ऐसी सीवियर प्रॉब्लम भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता। तो अब टीचर को क्योंकि पता लग गया है कि इस बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या ऐसे एजुकेशनल इंटरवेंशंस दे सकता है जिससे कि बच्चे की लर्निंग प्रभावित ना हो, लर्निंग इफेक्टिव रहे और वो समझता रहे भले उसकी आंख में प्रॉब्लम है। इसमें एक तो उन बच्चों को फायदा होगा जिनकी आंखों में अचानक प्रॉब्लम आ गई है, और दूसरे वे बच्चे भी हो सकते हैं जो पहले से ही ऐसी कंडीशन में है जो देख नहीं सकते, तो उनको भी फायदा होगा। तो यहाँ पर ये जो इंटरवेंशंस होंगे, एजुकेशनल इंटरवेंशंस होंगे,
उसमें काफ़ी हद तक एक तरह से करिकुलम एडेप्टेशन या टीचिंग मॉडिफिकेशन की भी बात आ जाती है जी। टीचर कम से कम ये तो कर सकता है कि जो वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है उसको बोले, साथ में बोलता जाए, जिससे कि अगर वो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो सुन करके भी समझ लेगा। दूसरा, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है और मालूम पड़ रहा है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो उसको हम इस सेंस में ना लें कि ये बच्चा हमेशा मतलब काम नहीं करता क्योंकि करना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे टीचर्स की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर वो इस तरह की हरकतें करता है तो उनको ऑब्जर्व भी करे और साथ में ये भी देखे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बच्चा कई बार अपनी बात को ठीक तरह से कह नहीं पाता तो हम ये समझते हैं कि करना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं है। इसके साथ में जो इंटरवेंशन देना है उसकी डिसेबिलिटी के अनुरूप देना है। मान लीजिए एक बच्चे को थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है ब्लैक बोर्ड, तो उसको हम ये ना माने कि अब तो उसे ब्रेल ही सीखनी है। जी बिल्कुल है जो हमारा एक जनरल एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े स्पेशल एजुकेटर्स भी यही कहते हैं, भाई ब्रेल तो मस्ट है। बिल्कुल। ब्रेल नहीं सीखा मतलब आप अनपढ़ हो जी। तो ऐसा नहीं है। अगर उसकी विजन है फिर भी वो दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है लेकिन पास से बुक पढ़ लेता है, तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस या लार्ज प्रिंट आजकल कंप्यूटर की हेल्प से वो भी की जा सकती हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एजुकेशनल इंटरवेंशन में हम किसी एक इंटरवेंशन पर जोर नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल इंटरवेंशन कौन सा सूट करता है। रिकॉर्ड करके बुक्स दी जा सकती है बच्चे को कैसेट रिकॉर्डर पर। लोग कहते हैं कैसेट रिकॉर्डर दोगे तो ब्रेल बुक नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको प्रेरित करिए कि उसका फायदा बताइए कि ब्रेल बुक का अलग फायदा है और रिकॉर्डेड बुक्स का अलग फायदा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि उसका लॉस ऑफ विजन कितना है, क्योंकि अगर आप ऑल ऑफ ए सडन कहीं अब तुम ब्रेल ही सीखो, मान लो डॉक्टर ने उसको कह दिया भाई इसका विजुअल इंपेयरमेंट हो गया है, ये ठीक नहीं हो सकता, तो उसके बाद आप कहो नहीं जब तक ब्रेल नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं, तो उसके तो साल आपने बर्बाद कर दिए हैं। और हमारा कंसर्न है कि बच्चे की लाइफ बेस्ट कैसे बन सके, तो उसके लिए हमें उसके हिसाब से, वो आज तक आंखों से पढ़ने का आदी रहा है और भी एकदम छोड़ना नहीं चाहेगा, तो उसको थोड़ा लार्ज प्रिंट है या मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे करके और हम उसको ये इंटरवेंशन दे करके उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करवा सकते हैं। पर सपोज डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो रेटिनल डिटैचमेंट का केस है और इसमें रेटिना डिटैच हो जाएगा और ये मान लो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो है ये पूरी तरह से इसकी विजन खत्म हो जाएगी, उस केस में हमको फिर कई इंटरवेंशंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो चले गई रिकॉर्डेड, ये तो चले गई, लेकिन साथ में अगर ब्रेल सीख ले वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मोटर प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण बच्चा ब्रेल पढ़ने में असमर्थ है, या डायबिटिक प्रॉब्लम होती है उसमें ब्रेल के डॉट्स नहीं पता लगते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको ऑल्टरनेटिव मोड्स का इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज करेंगे, जैसे कैसेट रिकॉर्डर है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के साथ कैसेट रिकॉर्डर है। ब्रेल का भी कोशिश करे कि भाई कितना कर सकता है, क्योंकि विजुअल एफिशिएंसी भी बढ़ती है अगर वो पढ़ता है तो। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात यहाँ पर ये जानना चाह रही थी, बहुत हमारे जब हम भी कर रहे थे और बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग ये भी पूछते हैं कि जो लो विजन बच्चा जैसा जिसकी कुछ बची है अभी, जिसे थोड़ा लाइट परसेप्शन है, उसे पढ़ने के लिए प्रिंट में एनकरेज करें या ना करें? देखिए अगर लाइट परसेप्शन भर है फिर तो वो शायद नहीं पढ़ पाएगा। अगर थोड़ा है लेकिन तो? अगर वो पढ़ पा रहा है जी, तो वो एक तरह की आंखों की एक्सरसाइज भी होती है, पढ़ पाता है तो। लेकिन सपोज वो पढ़ने के बाद उसे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, सिर दर्द हो जाता है और आंखों में पेन हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि अब वो विजन उसकी इतनी नहीं है। फिर उसके बाद उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस या चश्मा वगैरह के बाद भी अगर बहुत दिक्कत होती है तो हमें समझना चाहिए कि शायद विजन इतनी कम है कि वो उसका यूज नहीं कर पाता है। अच्छा, नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको फिर आप उसको कैसेट रिकॉर्डर या ब्रेल जो भी आपके पास वो है, लेकिन ये एक सीसीटीवी की भी बात होती है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसका यूज पर ये जरा महंगी चीज है तो ये हर स्कूल में या हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन एक ऑप्शन है वो अगर पढ़ना चाहे तो उसमें प्रिंट अपने हिसाब से वो
बढ़ा सकता है, कितना साइज चाहिए। पर यह है कि जो रेजिडुअल विजन है जी उसका यूज करने के लिए मनाही नहीं करनी चाहिए जी, वो अगर यूज करता है तो उसकी विजुअल एफिशिएंसी डेवलप होती है। तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये। इस पर पहले ये था, एक साइट सेविंग प्रोग्राम चला था इंग्लैंड में कि जो बची हुई विजन है उसको बचाओ, उसको यूज करोगे तो और खराब हो सकती है। जी, ये सुनने में बहुत, जी बिल्कुल, ये आया था, इसीलिए मैं आपसे क्लियर भी करना चाहती हूँ। ये सुनने में बहुत आया क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता था बच्चों को कि रहने दो, अब मत करो, आप सीधे ब्रेल पे जाओ। हाँ जी, तो पहले ये आया था, लेकिन बाद में रिसर्च हुई और फिर ये पाया गया कि अगर वो विजन को अपने यूज करता है तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है कि जो बची हुई विजन है वो इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। एक तरह की एक्सरसाइज होती है आंखों की, जी, जैसे अपने शरीर की हम एक्सरसाइज करते हैं इसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए, इसी तरह से विजुअल एक्सरसाइज की भी जरूरत है। जी, तो ये कुछ एक इंटरवेंशंस हैं जिनका हम प्रयोग करके, मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब एक इंटरवेंशन एजुकेशनल तो ये हो गया। अब मोबिलिटी इंटरवेंशन की अगर बात करें, जी, मान लीजिए बच्चा टोटली ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं देखता है। अब उसके लिए कई तरह की जो टेक्निक है कि वो किसी के साथ जाए या अकेला जाए, उन टेक्निकों के बारे में भी हमें सोचना कि एक तो उसको अगर बिल्कुल नहीं दिखता है तो उसकी सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी है, बिल्कुल, लेकिन साथ में उसकी इंडिपेंडेंस भी डेवलप करनी है। हालांकि ये एक आम टीचर का तो नहीं, पर जो स्पेशल टीचर है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट इशू है कि उसकी मोबिलिटी कैसे हम मेंटेन करें, उसमें स्टिक का प्रयोग कैसे करें, बिल्कुल, और स्टिक के प्रयोग के साथ साथ लैंडमार्क्स को कैसे ढूंढें, सेफली कैसे चलें, साइड में कैसे चलें, साइड में चलने के लिए स्टिक में किस तरह की आवाज आएगी, पेमेंट है तो, नहीं है तो कच्चा पक्के में कैसी आवाज आएगी। ऐसे कई तरह के इश्यूज हैं। ओरिएंटेशन कैसा हो कि बच्चा सीधे डायरेक्शन में चले। तो इन सब चीज़ों पर जो मोबिलिटी का इंटरवेंशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ही थ्रू वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, और बाकी जो सोशल उसका स्टेटस भी इम्प्रूव करने की जहाँ तक बात है तो उसकी इंडिपेंडेंस भी उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करेगा। जी, तो ये मोबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन हो गया। और सोशल इंटरवेंशन जो टीचर करेगा, क्योंकि हर चीज़ के विजुअल इम्पेयरमेंट के सोशल साइको सोशल इम्प्लीकेशंस भी थे, तो वहाँ भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब टीचर तो एक एजेंट है, वो एजेंट दोनों का है। एजेंट तो सोसाइटी का भी है और एजेंट विजुअली हैंडीकैप बच्चों का भी है। वो क्या सोसाइटी को बताता है उनके बारे में, उससे सोशल एटीट्यूड डेवलप होगा, और सोसाइटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन वो बच्चों को देगा उससे बच्चों का सोसाइटी के प्रति एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं, म्यूचुअल इंक्लूजन की जरूरत है, जहाँ की जो स्पेशल टीचर है उसका रोल ये डिटरमिन करेगा कि ये बच्चा कितने हद तक सोसाइटी का एग्जैक्ट जो पार्ट है वो बन पाएगा। जी। और ये मतलब मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो टीचर है वही बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा कुल मिलाकर के। तो टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है, डायरेक्टली तो पढ़ाने तक है क्योंकि उसको सैलरी जो मिलेगी पढ़ाने की मिलेगी, पर इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के अंदर बच्चे का स्टेटस डिटरमिन करता है। और जो गांव के स्कूल्स हैं वहाँ हम टीचर का बड़ा इफेक्टिव रोल देखते हैं, क्योंकि टीचर का संपर्क गांव वालों से भी होता है और टीचर का संपर्क जो है बच्चे के पेरेंट्स से भी थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप होती है, जबकि शहरों में एक फॉर्मल रिलेशनशिप रह जाती है। और ये चीज़ हमने देखा गुजरात के अंदर गाँव में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पेशल टीचर है वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मान करके इस पूरे सिस्टम का
और इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट मान करके अगर रोल प्ले करेगा तो बच्चे को भी इससे फायदा होगा और उसे खुद भी फायदा होगा। क्योंकि जब वो एक अच्छा काम करता है तो सोसाइटी में रिकॉग्निशन ज़्यादा होती है जी। तो अपनी रिकॉग्निशन के लिए भी वो अगर अच्छा काम करता है, अगर कंसर्न रखता है बच्चों से, तो इससे सोसाइटी के अंदर एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने में आसानी होगी। जी। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बात बताई जो आप सभी के लिए एक संदेश भी है, टीचर ट्रेनिज दोस्तों के लिए मेरे। मैं एक बारी ये रिपीट और करना चाहूँगी कि जो आइडेंटिफिकेशन से या पहचान से संबंधित जो बात डॉक्टर सोनी ने आज हमें बताई, उस पर मैं ज़रा सा आपको एक बारी ब्रीफ कर देती हूँ कि बच्चे की पहचान किस प्रकार की जाए। पहला तो ये देखें कि बच्चा सिर दर्द की या आँखों में दर्द की शिकायत करता है, यदि तो आपको वहाँ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। दूसरा बताया, अत्यधिक पलक झपकता है यदि वो आईज जो अपनी बार बार ब्लिंक करता है। तीसरा, जो अपने संगी साथियों को कहता है कि ब्लैक बोर्ड से पढ़कर मुझे बता दो। नंबर 4 पे डॉक्टर साहब ने बताया कि आँख के बहुत ज़्यादा पास ले जाकर अगर किताब को पढ़ रहा है तो आपको उस पर देखने की ज़रूरत है उसे। एक आँख को बंद करके सिर को आगे करके पढ़ रहा है या आँखों को अत्यधिक रगड़ता है। आँखों की पुतली का साइज एबनॉर्मल है। पलकों का छोटा या लाल होना एक पहचान है। रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है या सेंसिटिव है। और आँखों का बहंगापन जिसे कहते हैं स्क्विंट, यदि उसकी आँखों में आपको ये नज़र आए और आँखों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाना। बाकी इसके बारे में तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही था। ये कुछ जो आप पहचान के जो कुछ लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक हम जिसे कह सकते हैं, कुछ लक्षण हैं, इनको आप अवश्य देखें और ये जानें कि बच्चे में यदि इनमें से कुछ पाए जाते हैं या एक भी पाया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता को या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी आपके यहाँ पर सुटेबल अथॉरिटी है उसको उनको कहें कि आप अपने बच्चे को आँख के विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, इसी के साथ हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होंगे चर्चा को आगे रखने के लिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मन अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं।
मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है और आज का विषय दृष्टिबाधा से संबंधित है। यदि इस विषय पर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें डॉक्टर सोनी से तो सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 1800-112008 और 265116131। फैक्स यदि आप करना चाहें तो हमारा फैक्स नंबर है 265110609। डॉक्टर सोनी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बात करी थी वो ऑलमोस्ट इंटरवेंशन की करी थी, जो हस्तक्षेप होता है, जैसे बच्चे की पहचान हो गई। हमने उससे पहले लीगल जो डेफिनेशन थी उसके बारे में जाना, फिर पहचान हो गई, फिर हस्तक्षेप किए, फिर प्रभाव भी हमने किए। अब जो ये सारी बात जब आती है, हम बच्चे को इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि वो समाज में आ जाए, जिसे हम कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में उसको शामिल करना। ये आजकल जैसे चर्चा चल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसको समाहित, उसको या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, कि उसको आना तो अल्टीमेटली समाज का सदस्य है, तो आना तो समाज में ही है। लेकिन डॉक्टर सोनी, जैसे समाज में जो हमारे बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधा से ग्रसित, उनके प्रति बहुत ही विभिन्न मतभेदों वाले दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तो दृष्टिकोण एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। इस पर हम जरा सा चाहेंगे क्या प्रकाश डालें कि दृष्टिबाधिता से संबंधित जो दृष्टिकोण समाज में व्याप्त हैं उनकी चर्चा एक बारी हो जाए। एक्चुअली ये जो दृष्टिकोण वर्ड है, दृष्टिकोण कुछ हद तक तो अपने अंदर से आदमी की जो सोच है जी, उससे निर्धारित होता है। बिल्कुल। और कुछ हद तक जो परिवार का वातावरण है उससे निर्धारित होता है, और फिर ओवरऑल समाज से निर्धारित होता है। तो अगर हम ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर ध्यान में रखते हुए इस पर विवेचना करें तो हम पाते हैं कि हमारी जो दृष्टिबाधिता है इसमें नकारात्मक जो वर्ड है, इसका वर्ड ही नकारात्मक उसकी ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल। कि मतलब दृष्टि नहीं है, मतलब सब कुछ अंधकार है जी, सब कुछ बेकार है। मतलब ये हमारे एक तरह से कल्चर का पार्ट रहा है शुरू से ही, कि अगर आदमी देख नहीं सकता तो मतलब वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत रही है, हालांकि कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज भी आई है जी। अगर सूरदास की बात करते हैं तो एक वैसी पर्सनालिटी थी जो मतलब अद्भुत थी जी। तो उसको छोड़ करके अगर ऐसे कुछ उदाहरणों को हम छोड़ दें तो नकारात्मक ही दृष्टिकोण ज्यादा रहा है जी। और शायद जो हमारा कल्चरल नकारात्मक दृष्टिकोण है उसके कारण ही आज तक हम कई चीजों में नकारात्मक ही दृष्टिकोण रखे हुए हैं जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% लोग ही नकारात्मक हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पॉजिटिव भी हैं, बहुत नेगेटिव भी हैं, पर अगर ओवरऑल देखें तो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सब तरह के काम होते हुए भी अभी दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। हमको मतलब सच्चाई एक्सेप्ट करनी है जी। आज भी जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो एम्प्लॉयमेंट दृष्टिबाधित को देने में काफी लोगों में हेजिटेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट को ये डिसीजन नहीं देना पड़ता कि जब तक
इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, आप ये पोस्ट दूसरों को नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। इसका मतलब एटीट्यूड की बात आ गई, दृष्टिकोण की बात आ गई। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का दृष्टिकोण नेगेटिव नहीं भी था जी। क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने जब एनसीईआरटी ज्वाइन किया था उस टाइम पे कोई रिजर्वेशन नहीं था जी। इस तरह की जॉब्स में, हाई क्लास जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, लेकिन उनका नंबर शायद इतना कम होता है कि उन पर लोगों का ध्यान कम जाता है। जी बिल्कुल। और जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उन पर ज्यादा जाता है। अब ये मान लिया कि हमारे यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण ज्यादातर है, तो अब क्या करें? जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात उठ करके आती है कि जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक हम अपने बच्चों को सामान्य स्कूलों में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे उसको नुकसान होगा, उसके इमोशनल उस पर असर पड़ेगा। और दूसरा ग्रुप कहता है कि जब तक आप भेजोगे नहीं दृष्टिकोण कैसे चेंज होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये मतलब ये एकेडमिक्स की या प्रोफेशनल्स की आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह पर दोनों की सही है जी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम इनको पढ़ा रहे हैं या इनको जो हम तैयार कर रहे हैं किस लिए? अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है? जी। तो अल्टीमेट उद्देश्य हमारा है कि वो समाज का एक अंग बन करके समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करें, एक सामान्य व्यक्ति की तरह कंट्रीब्यूट करें समाज को, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाएं। जी। तो जब समाज में उनको आना ही है जी। उनका सेपरेट पूरा हर सिस्टम को सेपरेट नहीं कर सकते कि सेपरेट स्कूल होगा, सेपरेट रेजिडेंस होगा, फिर सेपरेट जॉब्स होंगे। जब हम ये नहीं कर सकते तो क्यों ना ऐसे कदम उठाएं जिससे कि समाज में वो समन्वित रूप से अपना कार्य कर सके, जिसको हम कह रहे हैं इंक्लूजन। उनका इंक्लूजन हो मतलब समाज उनको एक अन्य मेंबर की तरह ही एक्सेप्ट करे जी, जैसे समाज में बाकी जो मेंबर्स जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रक्षा, मेरे को एक बात जो आपने अभी कही थी कि कोर्ट का डिसीजन आया था कि कम उनको रिजर्वेशन मतलब नहीं देते हैं या नहीं रखते हैं। एक मुझे कुछ दिन पहले जी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल साथ दे रही है, जो रवि प्रकाश जी थे जो IAS जिन्होंने क्लियर करा था, उनको भी कोर्ट के डिसीजन से, उनके कोर्ट के दखल से ही उनको वापस लेना जी अभी बिल्कुल हाल में ही आया ये डिसीजन, जबकि वो 2000 शायद 6 के बैच के थे। हाँ। बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पर। तो ये जो दृष्टिकोण समाज में व्याप्त है, ये नकारात्मक भूमिका भी ज्यादा निभा रहा है। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट इशू ये है जानने के लिए हमारे जी कि हम जिनको क्रीम मानते हैं देश की जी, IAS ऑफिसर्स या डिसीजन मेकर्स, बिल्कुल अगर उनका ये दृष्टिकोण है तो नेगेटिव दृष्टिकोण है जी, तो अगर एक आम आदमी का नेगेटिव दृष्टिकोण है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल सही। बल्कि मैं एक कदम और आगे जाके ये कहूंगा कि एक आम आदमी जैसे ही उसको ये पता लगता है कि ये व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है, वो जल्दी एक्सेप्ट करता है बजाय सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड के मुकाबले। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेजुडिसेस हैं जी, वो डीप रूटेड प्रेजुडिसेस हैं, उनके कारण उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, वो आसानी से बदलता नहीं है। बिल्कुल। तो एक जो बहुत एक मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए मेरी नजरों में जो ऐसे लोगों के लिए हों जो डिसीजन मेकर्स हैं जी, और उनका दृष्टिकोण जब तक चेंज नहीं होगा तो जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है उसमें डिफिकल्टी आएगी। अब जैसे मैंने कहा कि हर आदमी नहीं है एक तरह का, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो नेगेटिव एटीट्यूड वाली है। बिल्कुल, तो हम तो मेजॉरिटी से ज्यादा प्रभावित होते हैं ना डॉक्टर। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो जो इफेक्ट करेगी वो मेजॉरिटी कर रही है। जो माइनर नंबर, जो बहुत कम नंबर है, वो हमको कम, जैसे आपने पहले भी कहा कि पॉजिटिव तो है लेकिन कम देखने में आता है, नेगेटिव का ज्यादा असर है। तो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात है जी, ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज है।
अगर हमको एजुकेशन को प्रमोट करना है, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, अगर हमको उनका इंक्लूजन प्रमोट करना है, तो जो सबसे मेन इशू है वो है कि एटीट्यूड चेंज कैसे हो। और एटीट्यूड चेंज करने के लिए जो रोल है वो टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन वही टीचर का रोल, हालांकि पेरेंट्स का रोल भी है, रिश्तेदारों का रोल भी है, आसपास के लोगों का रोल है, इवन सड़क पर चलते व्यक्ति का भी रोल है। लेकिन जो इमीडिएट वर्क है जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आए, वो है पेरेंट, सिबलिंग, पीयर और टीचर्स, इनका एटीट्यूड। और टीचर का एटीट्यूड बहुत ही पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा, लेकिन टीचर जो है वो सारे बच्चों में एटीट्यूड डेवलप करेगा। क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में एटीट्यूड चेंज करेगा। फिर वो अपने जितने साथी हैं टीचर्स, उसमें एटीट्यूड चेंज करेगा। फिर समाज में उसकी इतनी रिस्पेक्ट है टीचर की कि वो जो कहता है उस बात को आदमी ज्यादा उपयोगी, ज्यादा सही मानता है, बजाय इसके कि एक दूसरा आदमी। जी बिल्कुल, वो टीचर का बच्चे पे भी और माता पिता पे भी बहुत प्रभाव रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाए माता पिता से, तो अगर टीचर कहता है तो वो खा लेता है बच्चा, मतलब बच्चे के ऊपर टीचर का इतना प्रभाव रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे टीचर ट्रेनीज जो दोस्त हैं, भाई बहन, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन टीचर को जो है मतलब एक दो तरह का एटीट्यूड, एक होता है कि दिखावा जी कि भाई मेरी ये ड्यूटी है, मेरे को असाइन की गई है, बिल्कुल मुझे करना है। एक होता है इनर मोटिवेशन, अंदर से लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। तो अगर वो सोशल चेंज के लिए काम करना चाहते हैं तो उनका इनर मोटिवेशन बहुत जरूरी है जी। और इनर मोटिवेशन ना तो टीचिंग से होगा, ना ही किताबें पढ़ने से होगा। इनर मोटिवेशन रियलाइजेशन से होगा। आप रियलाइज कितना करते हैं जी। हमने जो टीचर ट्रेनिंग की, स्पेशल एजुकेशन की टीचर ट्रेनिंग की थी हमने 87 से लेकर के करीब 91 तक जी। जिसमें हमने बिल्कुल सामान्य स्कूल के जो टीचर्स थे उनको ही ट्रेनिंग दी थी। और उसमें हमने भी बड़ी वैरायटी देखी। इतने कमिटमेंट के साथ कई टीचर्स आए थे जी। कि उन्होंने मल्टी कैटेगरी डिसेबिलिटी ट्रेनिंग थी, जिसमें सभी डिसेबिलिटी के बारे में उनको जानकारी दी गई थी जी। और क्योंकि कई डिसेबिलिटी में इतना स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं है, और विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्रेल है, मोबिलिटी है, डेली लिविंग स्किल्स है, प्लस करिकुलम, तो उसकी जानकारी दी थी। तो उन्होंने जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव था जी। जिनको कुछ सीखने की इच्छा थी, उन्होंने ब्रेल में भी वो डेवलप किया, अपनी पूरी एफिशिएंसी डेवलप की, ब्रेल रीडिंग राइटिंग में डेवलप किया। मोबिलिटी ब्लाइंड फोल्ड करके उनको मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी, मोबिलिटी की उसमें उन्होंने अचीव किया, और डेली लिविंग स्किल्स के बारे में। तो अच्छा, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब लर्न नहीं किया, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज ली और नहीं किया। तो यहाँ पे फिर एटीट्यूड की बात है। उनके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि ये ग्रुप जिसको जरूरत है हमारी, हम इतना सीख लें कि इनकी मदद कर सके ताकि इनकी एजुकेशन प्रॉपर चले। और जिनके जब मन में ये था कि भाई चलो ठीक है, भेज दिया है, ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्या करना, तो उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं डेवलप हुई। तो एबिलिटी डेवलप करने के लिए भी आपको एटीट्यूड की जरूरत है जी। तो टीचर के अंदर अगर ये एटीट्यूड जिस दिन डेवलप हो गया जी, तो समझिए कि जो 50% प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो सोसाइटी के हर पार्ट तक पहुंच रहा है, चाहे गरीब तबका हो चाहे अमीर हो, सब तक टीचर की पहुंच है जी। तो टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली सैलरी तो टीचर को मतलब थोड़ा कम मिलती है जी, जिसके कारण असंतोष भी रहता है। लेकिन ये जो विद्यादान का काम है
जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और विद्यादान वो भी इनर मोटिवेशन से जो आएगा रियलाइजेशन से। बिल्कुल सही बात कही, नहीं तो वो कहीं से बाहर से आ भी नहीं सकता। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक पीयर एटीट्यूड की बहुत बातचीत होती है जी, उसके बारे में हम जरा बात करेंगे जी। पीयर एटीट्यूड में बच्चा जहाँ पढ़ रहा है जी, उसके साथियों का एटीट्यूड जी, संगी साथियों का। और मैं आपको ये बता दूं कि उसमें बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता जी। सिर्फ थोड़ा सा अगर गाइडेंस और मोटिवेशन हो तो मतलब ये एटीट्यूड नेगेटिव बहुत रेयर होता है। किसी किसी बच्चे का हो सकता है पर इन जनरल पॉजिटिव होता है जी। और ये मैं बता रहा हूँ बात अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अच्छा। छोटे बच्चों में बहुत आसान है, वो चीज़ों को बड़े नेचुरली लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने ये देखा कि पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिखता है और वो जाता है उसको हाथ पकड़ करके कोई ले जाता है ताकि उसको चोट ना लगे, बिना बताए बिना कोई ट्रेनिंग के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि इस आदमी को हमें ऐसे हेल्प करनी है जी, बिल्कुल। बिना बताए। उनका जिसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं 6-6 महीने साल की, उसके बाद भी वो पूरी तरह से नहीं लर्न कर पाते, उसको लर्न करने में बच्चे को कोई खास टाइम नहीं लगता क्योंकि वो नेचुरल वे में देखता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है जी। एक स्कूल में हम गए, भोपाल में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सुपरविजन के लिए गए थे। हमारे स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते थे जी। एक स्कूल में मैं गया सुपरविजन के लिए, मेरी वाइफ साथ में थी और मैं वो बाहर खड़ी हो गई, मैं एक क्लास के अंदर गया और बच्चे थे। मैंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस चल रही है, हमारे कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं, कहाँ पर है? एक बच्चा फटाफट खड़ा होकर के कहता है, सर मैं आपको ले चलता हूँ पकड़ करके, और वो यहाँ नहीं है, दूसरी क्लास में है। 6ठी क्लास का बच्चा था जी। उसका एक कॉमन सेंस देखिए, उसको ये समझ में आ गया कि मुझे हेल्प की जरूरत है। उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी होगी, सिंपली उसने देखा होगा, उसके बेसिस पर उसने लर्न किया। तो एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो करीब 2 साल का था और उसने देखा कि भाई उसके पापा हाथ पकड़ के मेरे को ले जाते हैं जी। उसके मन में ये पता नहीं कैसे क्या हुआ कि अगर मैं जा रहा हूँ टॉयलेट के लिए जी। तो कहीं भी होगा फटाफट आएगा, पूरी तरह से अभी पूरा बोल भी नहीं पाता, हाथ पकड़ेगा और ले जाएगा और वहां छोड़ देगा। अच्छा। और जैसे ही आता हुआ देखेगा हाथ पकड़ के लाएगा और जहां मैं बैठता हूँ लाके बैठा दे। अब इससे ये पता लगता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं जी। किसी तरह की, लेकिन बच्चे इतने फास्ट सीखते हैं जी। और जो विजन के 85% की बात जो मैंने की थी लर्निंग की, वो यहाँ लगता है कि हाँ विजन कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो देखता है और देखने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। लेकिन बच्चों में भी डिफरेंसेस हैं जी। और हमें एक्सेप्ट करने चाहिए डिफरेंसेस। जब हम बड़ों में डिफरेंसेस है तो बच्चों में डिफरेंस है तो क्या आश्चर्य है। लेकिन ज्यादातर बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं और जल्दी सीखते हैं, बशर्ते कि हम उनको वो एनवायरनमेंट दें। तो यहाँ टीचर की ड्यूटी आती है कि टीचर ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करे, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास के अंदर डेवलप करे, जहाँ ये बच्चा जिसकी विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको लगभग सारे बच्चे एक इस तरह से ट्रीट करें जैसे उनका साथी है। ये नहीं कि कोई अलग है उसको नहीं दिखता है, तो वो ये भी नहीं कि उसकी जिम्मेदारी जो है किसी 1-2 बच्चों को दे दी कि बस वही करेंगे, ऐसा नहीं है। एक और तो उसको इंडिपेंडेंट बनाना जितना हद तक पॉसिबल हो सकता है, और दूसरी ओर बच्चों में ये फीलिंग डेवलप करना कि वो उनकी तरह है, सिर्फ उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है जी। और इवन बड़ी क्लासेस में भी कुछ बच्चे तो बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं। मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं हायर सेकेंडरी में था जी। सिर्फ एक बच्चा मेरी क्लास में ऐसा था जो लगता था कि नेगेटिव है। अच्छा। बाकी या तो बहुत पॉजिटिव थे या एवरेज थे जी।
तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर सही एनवायरनमेंट शुरू से दिया जाए क्लासरूम के अंदर और टीचर उसमें अगर पॉजिटिव हो तो बड़ा फायदा होता है। मेरे टीचर्स भी बहुत पॉजिटिव थे, टीचर्स मेरे बहुत ही पॉजिटिव थे। वो ये भी कह देते थे कई बार कि ऐसा है, तुम अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो किताब इनको पढ़ के सुनाओ जी। अब उन टीचर्स को भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल ऑर्डिनरी स्कूल के टीचर्स थे, कोई जानकारी नहीं थी, बस एक कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई मैं सुनूंगा तो कुछ मतलब याद भी होगा। जी जी जी। तो ये एटीट्यूड जो है, ये पॉजिटिव टीचर का और पीयर का एटीट्यूड में टीचर का बहुत रोल है जी। जहां तक घर उसके आसपास के एटीट्यूड की बात है, उसमें पेरेंट का रोल होता है, बिल्कुल अपने भाई बहनों का रोल होता है, और बच्चे अगेन वो बड़े नॉर्मली लेते हैं। थोड़ी सी माता पिता से गाइडेंस अगर मिल जाए उसको, वो बड़े मतलब उसको रेगुलर वे में मेरे को अपने बचपन की याद है कि हमारे बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, हम लोग घूमते थे, लड़ते भी थे, साथ में खेलते थे, लड़ते थे जी। आज भी एक वकील है मेरी एज के आसपास का है, और याद करते हैं हम लोग पहले के दिन के कि हम लोग कैसे घूमने निकल जाते थे। तो कहने का मतलब कि बच्चों में एटीट्यूड डेवलप करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती जी, बिल्कुल। जबकि बड़े लोगों में उनके जो प्रेजुडिसेस हैं उसको चेंज करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जी, बिल्कुल। सर, जो माता पिता का जो एटीट्यूड है, तो जो जैसे हम बात करते हैं जब दृष्टिकोण की, तो माता पिता का दृष्टिकोण किसके बारे में, दृष्टिबाधित बच्चे के बारे में, या यदि उनका खुद का है उसके बारे में, या जो समाज में व्याप्त भ्रांतियां उससे प्रभावित होता है? मतलब ओवरऑल माता पिता का जो दृष्टिकोण है उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? माता पिता का दृष्टिकोण कुछ तो नेचुरल वे में होता है कि भाई अपना बच्चा है, बेबी है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई है तो बड़ा मतलब उनको एक तरह शॉकिंग पोजीशन से गुजरते हैं। बाद में हो जाए तब भी शॉक लगता है जी। और शुरू से है तब भी शॉक लगता है, बिल्कुल। लेकिन जब शॉक की पोजीशन के दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो ओवर प्रोटेक्शन या रिजेक्शन जी जी। अगर माता पिता में रिजेक्शन की फीलिंग ज्यादा है तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा बच्चे के प्रति, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। ओवर प्रोटेक्शन की पोजीशन है तो सब कुछ ही करना चाहेंगे उसके लिए, कोई भी मतलब जो वो चाहेंगे मैं सब कुछ ही कर दूं, उसको कुछ भी ना करना पड़े। दोनों ही पोजीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है बच्चे के लिए। उसके लिए मध्यम मार्ग जिसको कहेंगे वो जरूरी है, जहां ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं और रिजेक्शन भी नहीं, उसको एक्सेप्ट करें, दूसरे बच्चों की तरह एक्सेप्ट करें, तो वो बच्चे का भी उसमें डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन कई बार बच्चों का एटीट्यूड, एक तो हो गया ये अपने आप एटीट्यूड उनका कैसा है जी। दूसरा सोसाइटी कैसे डिटरमिन करती है। सोशल एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो अगर पेरेंट्स बोल्ड हैं कि ठीक है दिस इज माई बेबी, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम सोसाइटी, इट्स माई बेबी, आई विल लुक आफ्टर इट, तो अगर वो फीलिंग है तो तब भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड पेरेंट्स की तरफ है जी, बिल्कुल। और पेरेंट्स का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चों का भी, उनके दूसरे जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका भी पॉजिटिव होगा। फिर कई बार अगर पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो आसपास के लोगों का भी एटीट्यूड पॉजिटिव होता है जी। और जैसे मैंने कहा कि जो एवरेज आदमी है उसको कई बार समझाना इतना मुश्किल नहीं होता, वो चीज़ों को नेचुरल वे में लेता है जी। और जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो फिर अपने आप से आर्गुमेंट करता है, यार इसके कमी क्या है, इसका अच्छा इसको ये करना पड़ेगा, अच्छा वो करना पड़ेगा, तो वो फिर नेगेटिव एटीट्यूड का ही रिजल्ट है जी। तो ये सब माता पिता पर एक तो सोसाइटी का भी इफेक्ट पड़ता है, दूसरा सोसाइटी पर माता पिता का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी है क्या जी, आफ्टर ऑल इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनी है, बिल्कुल। अगर कुछ इंडिविजुअल्स कोई बेड़ा उठाते हैं तो चलो 100% नहीं पर कुछ चेंज तो आती है ना, बिल्कुल। तो कोई भी इशू ले लीजिए आप, चाहे ये कोविड से रिलेटेड जो था, जब कोविड को एक बहुत महामारी माना जाता था, बिल्कुल। और लोग जो हैं उनको बस्तियों से बाहर
रहने पर मजबूर करते थे, वो भी टाइम था। जी। अब आज जो है एक्सेप्टेड है, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको जो डिसेबिलिटी उसको भी डिसेबिलिटी के क्षेत्र मान के उनका रिहेबिलिटेशन होता है। जी। तो जानकारी जो है, नॉलेज जो है, वो भी हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में सहायक होती है, बशर्ते कि हमारे प्रेजुडिसेस डोमिनेट ना करें। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से माता पिता का है। जी। और समाज का जो एटीट्यूड है, सामाजिक दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं, जी। दृष्टिहीनता के प्रति या दृष्टि बाधा के प्रति, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है? सामाजिक एटीट्यूड जो है, पहली बात तो मिक्स्ड एटीट्यूड है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का ही है। बिल्कुल। सामाजिक जो एटीट्यूड डिटरमिन हो रहा है वो कई चीजों से हो रहा है। एक तो डिसेबिलिटी की जानकारी है उन्हें या नहीं है, जी। कि अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, एक तो ये है। दूसरा, उनका इंटरेक्शन कितना हुआ है, जी। ऐसे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन कितना हुआ है। क्योंकि मान लीजिए आपने पढ़ा है लेकिन इंटरेक्शन नहीं हुआ है, जी। तो आप सोचेंगे कि पता नहीं ये बात मैं कहूँ ना कहूँ, पता नहीं ये व्यक्ति ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये कई बार जो नॉलेज नहीं मिल रही उनको, उसके कारण भी है। फिर कुछ के अपने पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, उससे भी उनका एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे आम आदमी के लिए भी कोई फ्रेंडली होता है, कोई वेरी अनफ्रेंडली होता है, कोई बड़ा सेल्फिश होता है, कोई दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो हम सबको एक तरह का तो नहीं बना सकते, वैरायटी तो रहेगी ही। जी। अब वैरायटी इतनी ना हो कि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। जी। तो जो इंटरेक्शन है विजुअली हैंडीकैप बच्चे का या व्यक्ति का, जो इंटरेक्शन दूसरों के साथ है, उससे भी समाज के ज्ञान में वृद्धि होगी और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। इसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी। जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, आजकल इस पर भी ध्यान दे रहे हैं, इस पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा फोकस करके किया जाए, क्योंकि जैसे प्राइम टाइम है रात के 8 से और 10 बजे तक का, जी। अगर उसमें बहुत शॉर्ट थोड़े इस तरह के कैप्सूल बना करके दिखाए जाएं, जी। जो कुछ सेकंड्स के ही हों लेकिन प्रभावी हों, तो इससे भी समाज में एटीट्यूड चेंज करने बहुत आसानी होगी। क्योंकि टीवी का बड़ा इफेक्ट है बच्चों पर भी और बड़े लोगों पर भी, और जो देखते हैं वो उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे बजाय इसके कि जो सुनते हैं। जी। तो सुनने और देखने दोनों का मिश्रण करके अगर हम टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम लाएं, अगर न्यूज़पेपर में वो करें, साथ में जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उनके अप्रोच इंक्लूसिव अप्रोच हो, टीचर ट्रेनिंग हो, या हमारे जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, या इवन जो दूसरे तरह के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, अगर हम इस तरह से उनको डिज़ाइन करें कि उसका मैसेज दूसरे लोगों तक जाए, तो उससे जो एटीट्यूड चेंज करने में हमें बहुत आसानी होगी। जैसे गर्ल्स के लिए एटीट्यूड की बात है, लड़कियों के लिए जो नेगेटिव एटीट्यूड रहा है या उनके एजुकेशन की उनको ज़रूरत नहीं है, या एससी के प्रति जो हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, आफ्टर ऑल उसमें भी चेंज आ रही है। क्यों आ रही है? एक तो लीगल पार्ट भी जरूरी है, क्योंकि कई बार जो लोग वैसे नहीं मानेंगे फिर लॉ के थ्रू मानेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सामाजिक जागरण वो भी इम्पोर्टेंट इशू है। हम कैसे लोगों को जागृत करें कि ये भी तुम्हारा हिस्सा है, ये क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या, हमारी समाज को क्या फायदा होगा। जी। लेकिन एक और मैं चीज साथ में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा नहीं कि समझते नहीं हैं, जानते हैं, जी। इसके बाद भी उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो उसमें तो शायद ना तो मीडिया चेंज ला पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कोई आर्टिकल्स, ना लोग। उनका तो बस एक ही है कि कानूनी रूप से जब उनको कंपलसरी होगा कि नहीं करोगे तो ये होगा जी। तो वो अगर पोजीशन पर है ऐसी जहाँ की वो कुछ नहीं करना चाहते, नहीं देना चाहते, तो उन्हें करना पड़ेगा। तो वो एक पोजीशन है। लेकिन एटीट्यूड जो है जी। अगर चेंज होता है डर से, जी। तो
इफेक्टिव उतना नहीं रहेगा, वो जी, तो बिल्कुल। तभी तक रहेगा जब तक डर है। डर। लेकिन एटीट्यूड अगर वैसे होता है नेचुरल वे में, जी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में सब तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल। तो फिर हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेगेटिव भी उसका पार्ट है जैसे कि पॉजिटिव पार्ट है। जी, पर नेगेटिव ज्यादा है और नेगेटिव positive ज़्यादा कम है, उसको कोशिश करेंगे जी। कि जो ज़्यादा नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बिल्कुल जिससे कि इंक्लूसिव सोसाइटी का स्वप्न पूरा हो सके। तो डॉक्टर साहब, कहने का अर्थ ये था आपके कि जो समाज में जागरूकता है उस दिशा में काम किया जाए, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो है कुछ पॉजिटिव चेंज आने की आशा रख सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक जो बात मुझे लग भी रही है जिस पे थोड़ी सी और चर्चा होनी चाहिए, वो एक था हमारे जो वैज्ञानिक जिसे हम साइको सोशल कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा छूट गया पोर्शन। हाँ, हाँ। जी ये जो साइको सोशल है, जी। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पार्ट प्रभाव, है, इस पर प्रभाव की हमने चर्चा की थी विजुअल इम्पेयरमेंट में। जी तो जो विजुअल इम्पेयरमेंट के प्रति जो नेगेटिव फीलिंग व्याप्त है, जी इसके कारण जनरली हम निग्लेक्ट करते हैं इस वर्ग के लोगों से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गैदरिंग है, जी तो हम आपस में तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे बात नहीं कर रहे हैं, या उससे थोड़ा बहुत बात किया, बाकी वो हो गए। या मान लीजिए सोशल गैदरिंग के अंदर हम कहीं एक जगह आपस में तो बात कर लिए, इकट्ठे हो गए, उसको हमने वहीं छोड़ दिया, जहां वो बैठा है वहीं छोड़ दिया। ये नहीं कि भाई जैसे हम सब जा रहे हैं तो उसको साथ में। इसका इफेक्ट जो होता है, जी इमोशनल इफेक्ट उस पर, वो जानता है, अगर मतलब नॉर्मल विजुअली हैंडीकैप व्यक्ति है तो जानता है कि भाई मेरी ये लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन के कारण जो है इन्होंने मुझे इग्नोर किया है या छोड़ दिया है। तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, अगर आदमी समझदार है तो वो क्या करेगा कि इसको रेगुलर वे में लेगा कि यार ये तो होता ही है, जी इसमें क्या आश्चर्य की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो सेंसिटिव ज़्यादा है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है, तो वो इससे एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड होगा। बिल्कुल, और उसकी पर्सनैलिटी पे भी उसका प्रभाव आ सकता है। और यदि वो बचपन से सब सह रहा है, समझ रहा है, तो हो सकता है उसकी शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, वो कहेगा भाई बेकार है, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, दो तरह की पर्सनैलिटी मिलती है। एक तो ये होती है कि संघर्ष करने वाली, कि ये नहीं बन रहा मेरे से, टीचर ने अच्छे से नहीं बताया है, तो मैं इसको सीखूं। बिल्कुल। वो मतलब हर तरह से अपने हाथ पांव मारेगा कि मैं कैसे सीखूं, किसी और से पूछेगा, 5 बार पढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते कि यार मेरे को तो कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो एजुकेशन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। तो जो एक तो एजुकेशनल इफेक्ट तो हो रहा है, पर उसके जो अपनी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, वो भी जो नेग्लेक्ट हो रहा है, जो इमोशनली वो डिस्टर्ब हो रहा है, उससे उसके बिहेवियर पर भी इफेक्ट आ सकता है। कि वो ये सोच सकता है कि भाई मेरे को कोई मतलब चाहता नहीं है, और ठीक है, नहीं पढ़ता। और इसी सिलसिले में सर मुझे एक बात भी याद आ रही है कि एक सज्जन थे, उनके यहाँ एक बच्चा था जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन जब वो समाज में जाते थे, जिन्हें नहीं पता 2 ही बताते थे। 2 बताते जी, तीसरे को बताते ही नहीं थे। जो कि दृष्टिबाधा से ग्रसित था। तो ये या उनके घर में जब कोई गेस्ट आ जाए तो वो उसको उनके सामने नहीं आने देते थे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि किस हद तक माता पिता खुद ही अपने बच्चे के प्रति नेगेटिव थे। और सर एक चीज और मुझे आजकल देखने में आ रही है, जैसे पहला एक बेटी हुई, दूसरा एक बेटा हुआ, माता पिता के एटीट्यूड की बात जो हम कर रहे हैं, और जो दूसरा बेटा है अगर वो किसी कारणवश दृष्टिबाधित हो गया या ब्लाइंड हो गया, वैसे वो 2 ही बच्चे अपने परिवार में रखना चाहते हैं, लेकिन फिर वो तीसरा कभी चांस ले रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा निकल गया इसलिए हम तीसरे का चांस मतलब ये भी एक एटीट्यूड है। मतलब इससे ये एक बात ये स्पष्ट होती है जी कि उनका एटीट्यूड बेसिकली नेगेटिव है। जी, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल।
वो मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नकार रहे हैं। मतलब जब जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं वो एक ही बता रहे हैं, बिल्कुल। या 3 बच्चे हैं 2 ही बता रहे हैं, तो इस ऐसे परिवारों में उसकी पर्सनालिटी बड़े नेगेटिव डेवलप होगी। बिल्कुल। और ऐसे परिवार वालों को या तो काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग से कई बार उन्हें भी पता लगता है, इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, जानकारी होती है, फिर वो शायद उसको करें। लेकिन कई बार अगर ये बहुत दिन तक रहे तो उनका जो दृष्टिबाधित बच्चा है ना, अगर एवरेज इंटेलिजेंस भी है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है अपने घर वालों के प्रति। बिल्कुल। क्योंकि उसने बचपन से जब पाया ही नहीं कुछ, तो वो उनके बारे में नहीं सोचता। लेकिन जिन परिवारों में नॉर्मल ट्रीटमेंट उसको मिला है, एक्स्ट्रा ना भी सही, नॉर्मल भी मिला है, उसका अटैचमेंट अपनी फैमिली से दूसरों की ही तरह होता है। तो ये जो साइको सोशल की बात है, ये साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट आ रहा है निग्लेक्ट का, वो भी अपने लोग कभी भी जब अपने लोग आपको निग्लेक्ट करेंगे तो आप बहुत हर्ट होंगे, बजाय इसके कि आउटसाइडर। जी बिल्कुल। आउटसाइडर का आप टॉलरेट कर लेंगे, अरे इससे हमें क्या लेना देना है, या ये सोच लेंगे, या ये सोचेंगे यार ये इसको जानकारी नहीं है, मतलब उतना आप सीरियसली उसको नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जब अपने लोग आपको निग्लेक्ट करेंगे, हर्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपके दिमाग पर बड़ा जबरदस्त पड़ता है। वो फिर मतलब उसका आप एग्रेशन में नहीं आता, वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है। जी जी जी। दूसरा अगर आपको ज्यादा वो करेगा तो आपका एग्रेशन बढ़ेगा। जी जी। कि तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले। लेकिन जब अपने लोग करते हैं तब ज्यादा तो उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। जी सर, वक्त तो चला, हम चाहेंगे कि आप हमारे जो टीचर ट्रेनीज दोस्त हैं उनके लिए कुछ संदेश दे दें कि किस प्रकार से उनको कुछ ऐसा कर जाएं कि जो स्पेशल एजुकेटर होने के नाते कुछ ऐसा कर दें कि हमारे जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा में या अपनी सभी प्रकार का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। क्या क्या मेन बात तो जी, टीचर को सबसे बड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि वो गुरु है जी। और गुरु का मतलब तो होता है बड़ा, लेकिन बड़ा वो हर सेंस में है, जहां तक कि दृष्टिबाधित बच्चे का सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने लाइफ में या तो पेरेंट का वर्चस्व स्वीकार करेगा अगर उसे पॉजिटिवली उन्होंने डील किया है जी, वरना वो करेगा गुरु का जी। अगर आपने उसको सही ढंग से गाइड किया है तो पूरी जिंदगी जहां भी पहुंच जाए वो आपको याद करेगा। बिल्कुल। तो आप एक तो मानववादी दृष्टिकोण रखें कि आप सिर्फ पेड वर्कर नहीं हैं, आप किसी के भविष्य निर्माता हैं। पहली बात तो ये, और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि भविष्य निर्माता हैं तो आप वो सब काम करेंगे जो आपकी लिमिट्स के अंदर संभव है। जी बिल्कुल। दोस्तों, आज हमने जो चर्चा करी और अभी जो अंत में डॉक्टर RBL सोनी ने बताया और एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात ये बताई कि आप जो टीचर ट्रेनीज हैं और गुरु जो आप लोग गुरु बनने जा रहे हैं और गुरु बनेंगे ही, हमें पूरी उम्मीद है। इनमें इनर मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। आप पेड तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर उठकर सोचें और कुछ ऐसा कर जाएं आप कि जो हमारा बच्चा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, जो ब्लाइंड बच्चा है, वो कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर जाए जिससे कि आप जो हैं वास्तव में भविष्य निर्माता, या जो एक और विशेषण आप लोगों के लिए यूज़ होता है कि अध्यापक जो हैं वो आज के बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करते हैं कि वो कल देश के निर्माण के लायक हो सकें। ऐसा कुछ कर जाएं कि वो इस स्तर को पा सकें। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।